हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म द ज्ञानपीठ में। मैं गीतांजलि पांडे आज आपको एक नया चैप्टर लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एक छोटा सा चैप्टर जो है आपका कम से कम 20 से 25 नंबर आपको दिला के जाएगा। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले एक सिंगल सेल है। ये जो सिंगल सेल है, मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है। ये जो बैक्टीरियल सेल है ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो करके डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल में, दो डॉटर सेल में। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड हुआ डॉटर सेल में। ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल है। जो मदर बैक्टीरियल सेल है वो ग्रो करी, ग्रो करके डिवाइड करी, ये होता है डिवीजन। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि डिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। डिवीजन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक ही सेल से हमें जब बहुत सारे सेल बनाने हों उसके लिए हमारे डिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन की फंक्शनिंग को जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। क्योंकि हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो ब्रेन होता है सेल का। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से करते हैं। अपने लाइफ की शुरुआत जो होती है एक सिंगल सेल से करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है, ये जो जाइगोट होता है ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये जाइगोट फिर से क्या करता है, ग्रो करता है, ग्रो करके फर्दर डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल बनाता है। ये दो डॉटर सेल, चार डॉटर सेल में 4, 8, 8, 16, 32, इस तरीके से करते करते एक पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे ऑर्गन के ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, सेल डिवीजन बैक्टीरियल सेल के लिए जो सेल डिवीजन होता है वही क्या होता है, सेल डिवीजन ही बैक्टीरियल सेल में जो सेल डिवीजन होता है वही जो होता है क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मेथड भी होता है। ठीक है, सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फॉर बैक्टीरियल सेल या फॉर यूकैरियोटिक सेल जो सेल डिवीजन होता है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव क्या है, इवेंट्स है। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा मेथड कि आपका सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन ही क्या है, रिप्रोडक्शन भी है और ग्रोथ भी है। तो एक ही प्रोसेस के तीन अर्थ निकल रहे हैं कि सेल डिवीजन हो रहा है, वो क्या है, ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, तो ये आपको बात इतनी समझ में आ गई होगी कि सेल डिवीजन क्या होता है। एक सेल जो होता है डिवाइड करके दो सेल बनाता है, जो डॉटर सेल है वो फर्दर डिवाइड करती है, फर्दर डिवाइड करके फिर से सेल बनाती है। इसी तरीके से एक सेल से बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ सेल जो होते हैं बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल डिवीजन हो गया, इंट्रो इसका हो गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो सेल डिवीजन है वो होता क्यों है। सेल डिवीजन क्या होता है ये तो समझ में आ गया कि एक सेल जो है फर्दर डिवाइड करके बहुत सारे सेल बना रही है, लेकिन सेल डिवीजन होता क्यों है ये भी हमें जानना जरूरी होता है। व्हाई सेल डिवाइड। तो आप सभी को पता होगा कि जो सेल होता है, एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस में प्रेजेंट फ्लूइड को मिला के हम क्या बोलते हैं, साइटोसॉल बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सॉरी साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोसॉल क्या होता है, सिर्फ जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे साइटोसॉल कहते हैं, और जो वो सेल के अंदर जो लिक्विड है उसमें जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उसको लेके हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है आपके सेल में, जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है वो लगातार होता रहता है, चाहे सेल डिवाइड कर रही हो चाहे ना कर रही हो। जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होता रहता है, चाहे सेल डिवाइड कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। तो होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है
वो तो वही है जो पहले था, लेकिन सेल जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। आपका सेल जो है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है इस सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशियो होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, सेल जो होता है वो डिवाइड करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस है वो तो जैसा है, जैसा था वैसा ही रह गया, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ गया। अब ये क्या करेगा, सेल क्या करेगा, फंक्शनिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो न्यूक्लियस उसको बताएगा कि अब क्या करना है हमको, सेल को 2 भागों में बांट देते हैं, जिससे आसानी से उसकी फंक्शनिंग को क्या कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है, तो अगर साइटोप्लाज्मिक रेशियो देखें, न्यूक्लियस छोटा है, साइटोप्लाज्म बढ़ गया, नीचे बढ़ा है, तो इसलिए क्या होगा, रेशियो डिक्रीज कर जाएगी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज कर जाएगी। तो सेल डिवीजन मेनली किस लिए होता है, आपके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये बात हमको अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है और सेल डिवाइड क्यों करता है, ये दोनों चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हमने अभी तक देखा कि सेल डिवीजन होता क्या है और सेल डिवाइड क्यों करता है। ठीक है, सेल डिवाइड क्यों करता है ये भी हम जान गए, और सेल डिवीजन क्या होता है ये भी हम जान गए। अब हम देखेंगे कि सेल डिवीजन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, सेल डिवीजन जो हो रहा है वो कितने टाइप्स का हो रहा है, तो हम देखेंगे कि जो सेल डिवीजन होता है 2 तरह का होता है, एक पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। जो माइटोसिस होता है उसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं कि जो माइटोसिस होता है ना वो क्रोमोसोम्स की प्लॉइडी को मेंटेन रखता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पेरेंटल जनरेशन में जो क्रोमोसोम्स की प्लॉइडी है वो 2n है, डिप्लॉइड है, तो जो प्रोजेनी होगी वो भी क्या होगी, 2n ही होगी, डिप्लॉइड ही होगी, वो उससे मतलब वो नहीं होगी कि n हो जाए या घट जाए। ठीक है, जैसी है पेरेंट सेल में वैसी कैसे रहेगी, डॉटर सेल में रहेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइटोसिस होता है ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। जो माइटोसिस होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस में मदर सेल की साइज डॉटर सेल के साइज के बराबर होती है। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन में जो प्लॉइडी होती है क्रोमोसोम्स की वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। आई बात समझ में। तो और जो माइटोसिस होता है वो मेनली किस में होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है, मेनली डिप्लॉइड सेल में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल भी कह सकते हैं, सोमैटिक सेल भी कह सकते हैं। उसमें होता है ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसके पाए जाते हैं माइटोसिस के, जैसे कि इसके कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, जैसे कि मेल हनी बी। जो मेल हनी बी होता है उसमें जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो हेप्लॉइड सेल में होता है। ठीक है, मेल हनी बी में जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो किस में होता है, हेप्लॉइड सेल में होता है, क्योंकि जो मेल हनी बी होता है वो हेप्लॉइड होता है, उसमें 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं सिर्फ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कुछ लोअर प्लांट्स। कुछ लोअर प्लांट्स जो होते हैं उसमें भी जो माइटोसिस होता है वो हेप्लॉइड सेल में होता है, हेप्लॉइड से हेप्लॉइड ही बनता है। यानी कि माइटोसिस का मतलब हम ये समझें कि माइटोसिस में जो डिवीजन हो रहा है वो अगर डिप्लॉइड सेल में हो रहा है तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेगा, और अगर हेप्लॉइड सेल में हो रहा है तो हेप्लॉइड से हेप्लॉइड बनेगा। ठीक है, फिर हम मियोसिस में बढ़ते हैं, तो मियोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब प्लॉइडी जो है वो क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, प्लॉइडी बिकम्स हाफ। यानी कि अगर जो मदर सेल है उसमें क्रोमोसोम्स की प्लॉइडी अगर 2n है तो डॉटर सेल में क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है,
और ये किस में पाया जाता है? मियोसिस जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? आपके जर्म सेल में होता है, जर्म सेल। ठीक, मेल में स्पर्मेटोसाइट्स में होगा, मेल में स्पर्मेटोसाइट, और फीमेल के अंदर oocyte में होता है। जो जर्म सेल होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। जर्म सेल के में क्या होगा? मियोसिस प्रोसेस होगा। और इस क्यों मियोसिस प्रोसेस होता है जर्म सेल में? ताकि जो गैमीट बन रहा है वो कैसे बने? हैप्लॉइड बने। ठीक है, क्योंकि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलके फिर से क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो प्लॉइडी क्या होनी चाहिए? मेंटेन होनी चाहिए जनरेशन टू जनरेशन। इसीलिए जो मियोसिस होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में हैप्लॉइड फेज को लेकर के आता है और गैमीट के फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, ये आपको मियोसिस और माइटोसिस में ये आपको डिफरेंस देखने को मिला होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो माइटोसिस प्रोसेस होता है उसमें वन सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं। अगर मदर सेल 1 है तो डॉटर सेल 2 बनेंगी। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं। वहीं पे मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है? एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सेल डिवीजन जो होता है 2 तरह का होता है, पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। ठीक है, जो माइटोसिस प्रोसेस होता है उसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है क्रोमोसोम्स की प्लॉइडी को मेंटेन रखता है। ठीक है, अगर मदर में 2n है तो डॉटर में भी क्या होगा? 2n ही होगा। और मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो प्लॉइडी होती है वो क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में डिवीजन होने के बाद जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो 2n से क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉइड सेल में मेनली होता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेल हनी बी, उसमें क्या पाया जाता है? वो मेन हनी बी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, तो उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है ग्रोथ के लिए। फिर दूसरा आता है आपका कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपके एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इन सब में भी हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस पाया जाता है। ठीक है, अब मियोसिस की बात करें तो मियोसिस जो होता है जर्म सेल में पाया जाता है। सिर्फ एक ही सेल है जो कि जर्म सेल, उसी में सिर्फ मियोसिस का प्रोसेस पाया जाएगा और हमारे बॉडी में किसी भी सेल में मियोसिस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मियोसिस जो होता है वो क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ करने के लिए इस प्रोसेस को किया जाता है। गैमेटोजेनेसिस के टाइम मेल के स्पर्मेटोसाइट सेल में ये प्रोसेस होता है और फीमेल के oocyte में। मियोसिस में एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जो क्या करता है? जिसमें सेल का डुप्लीकेशन होता है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि सेल का डुप्लीकेशन और जीनोम का डुप्लीकेशन। जीनोम का डुप्लीकेशन होता है सेल साइकिल में। और क्या होता है? कुछ ऑर्गेनेल्स जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी सिंथेसाइज होते हैं। आरएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में एटीपी का प्रोडक्शन होता है और डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। ये सारे प्रोसेसेस एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, और अंडर जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। इसलिए अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं ताकि टाइम टू टाइम हम चेक करते रहें जो प्रोसेसेस जो साइकिल हो रहे हैं वो सही से हो रहे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर डॉटर सेल में कुछ भी गड़बड़ हो गई, जो नई डॉटर सेल बन रही है उसमें कोई भी क्रोमोसोम्स इधर उधर हो गया तो क्या होगा? बहुत दिक्कत हो, आने वाले डॉटर सेल में क्या होंगी? बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सेल साइकिल क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स which includes इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन। एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। फिर क्या होगा? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेल होता है जो कि जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। फिर क्या होगा? अगला प्रोसेस ऑर्गेनेल का सिंथेसिस होगा। जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका क्या होगा? सिंथेसिस होगा। सेल ऑर्गेनेल्स का सिंथेसिस होता है और जो सेल है वो क्या करता है? कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो है वो लगातार होता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है। ये हमारा है क्या? सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जो कि इंक्लूड करता है डीएनए का रेप्लिकेशन, ऑर्गेनेल का सिंथेसिस, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और सेल का ग्रोथ जो होता है वो कंटिन्यूअस होता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ सेल होती हैं जो जिसके बारे में हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन किया है कि वो कितना टाइम लेता है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, इसमें से कुछ सेल आ जाती हैं जैसे कि टाइम टेकन फॉर सेल डिवीजन। हम देखेंगे क्या है टाइम टेकन फॉर सेल डिवीजन। हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 सेल के बारे में बताया है, जिसमें क्या है आपका ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ईस्ट जो है वो क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई होता है, जिसको हम लोग सैक्रोमाइसिस सर्विसी कहते हैं। और ये यूज होता है आपका बेकरी में यूज होता है। बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसको ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बनाया जाता है, इससे कुछ एल्कोहल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ईस्ट होता है इसमें सेल डिवीजन का जो टाइम होता है वो कितने देर का होता है? 90 मिनट, या इसे हम लोग 1.5 घंटा भी कह सकते हैं। और दूसरा है एक टिपिकल ह्यूमन सेल। एक टिपिकल ह्यूमन सेल जो होता है वो डिवाइड करता है 24 आवर में एक बार। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। इस्चेरिशिया कोलाई को नाम हम देते हैं। इसमें सेल डिवीजन जो होता है 20 मिनट में एक बार सेल डिवाइड करता है। ठीक है, हमारी ब्रेन सेल और हार्ट सेल, जो ब्रेन की सेल होती हैं और हार्ट की सेल होती हैं, वो एक बार मैच्योर हो जाने के बाद दोबारा डिवाइड नहीं करती हैं। नो डिवाइड, एक बार मैच्योर हो जाने के बाद दोबारा डिवाइड नहीं करती हैं। जो हमारे ब्रेन की सेल होती हैं और हार्ट की सेल होती हैं वो दोबारा डिवाइड नहीं करती हैं। हमने ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली कि जो माइटोसिस होता है वो क्या होता है, मियोसिस जो होता है वो क्या होता है। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस भी देख लिया हमने। अब हम ये पढ़ेंगे कि माइटोसिस के जो माइटोसिस सेल डिवीजन है उसमें फेजेस कैसे होते हैं। ठीक है, फेजेज ऑफ सेल साइकिल कैसे होते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि जो फेजेज ऑफ सेल साइकिल माइटोसिस डिवीजन में है वो कैसे हैं। 2 तरीके के, पहला होता है इंटरफेज और दूसरा जो होता है उसे हम लोग एमफेज कहते हैं। इंटरफेज जो होता है वो उसे हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं या प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। इसे हम प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमको उसका प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है, इसीलिए ये प्रिपरेटरी फेज क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज जो होता है हमारे सेल डिवीजन का लगभग 90% टाइम जो होता है, 95% टाइम जो होता है वो प्रिपरेटरी फेज में ही चला जाता है। इस फेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपके सेल ऑर्गेनेल्स का सिंथेसिस हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, बस सेल को डिवाइड करना बचा होता है, बाकी सारी चीज़ें इसके पहले हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो ये प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज भी इसको हम कहते हैं। ये जो होता है 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का इंटरवल होता है, इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। ये जो इंटरफेज होता है वो इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, 2 सक्सेसिव मतलब 2 लगातार होने वाले एम फेज के बीच में क्या आ जाएगा, इंटरफेज आता है। ठीक है, इंटरफेज भी अलग अलग सब फेजेस में डिवाइड होता है, जो कि 3 नामों से जानते हैं। 3 फेज होते हैं, G1 फेज या उसे हम लोग गैप 1 फेज कहते हैं, G2 फेज या उसे हम लोग
गैप 2 फेज कहते हैं, और एस फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। G1, सबसे पहले G1 आता है, फिर S आता है, और उसके बाद कौन सा फेज आता है, G2 आता है। ठीक है, सबसे पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज। ये होते हैं सब डिवीजन किसके, सब फेजेस होते हैं इंटरफेज के। ठीक है, उसके बाद हम M फेज की बात करें तो M फेज जो होता है इसे हम लोग माइटोटिक फेज भी कहते हैं। M फेज को माइटोटिक फेज कहा जाता है। जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो M फेज में ही होता है। जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो किस में होता है, M फेज में होता है। यहाँ पे ही जो होता है न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म होता है यहीं पे डिवाइड करता है। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल सेल डिवीजन। ठीक, जो M फेज होता है ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल होता है। मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। इसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज क्यों कहा जाता है। क्योंकि जितने भी सेल के कंपोनेंट है, जैसे कि आपके डीएनए हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, ये इन सारे सेल कंपोनेंट्स का वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब दिखता तो है कि इसका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, लेकिन जब हम देखेंगे शुरुआत से लेकर लास्ट तक हम जब इसका स्टडी करते हैं जिसमें सारे जो सेल कंपोनेंट होते हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, लेकिन लास्ट में हम क्या देखते हैं कि जो शुरू हुआ है वही अंत में सेल जो है उसी तरीके से नए सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगी मैं क्या बोल रही हूँ। मोस्ट ड्रामेटिक फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या हो रहा है, वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन of all cell component। all cell components, सारे जो सेल कंपोनेंट है उनका वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहते हैं सेल साइकिल का। ठीक है, जो M फेज होता है ये लेस देन 5% टाइम ऑफ सेल साइकिल का 5% से भी कम टाइम में जो होता है M फेज होता है। ठीक है, M इसमें मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन पूरे सेल साइकिल का 5% से कम टाइम भी लेता है। ठीक है, और जो इंटरफेज होता है ये लगभग 95% टाइम को कवर करता है। ठीक है, यानी कि 95% टाइम में क्या होता है, पूरा का पूरा सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन करने के लिए, और सिर्फ 5% टाइम के टाइम में क्या कर जाता है, वो सेल डिवाइड कर जाता है। ठीक है, M फेज में भी सेल डिवीजन के 2 सब फेजेस पाए जाएंगे। इसमें एक आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होना। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में जो है न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है। और साइटोकाइनेसिस दूसरा प्रोसेस होता है, साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें पूरा का पूरा सेल डिवाइड कर जाता है। ठीक है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है और साइटोकाइनेसिस में पूरा का पूरा सेल डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि माइटोसिस डिवीजन के 2 फेजेस आपने पढ़ा, पहला इंटरफेज और दूसरा M फेज। इंटरफेज जो होता है उसे हम लोग रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। सेल डिवाइड करने से पहले क्या कर रहा होता है, प्रिपेयर हो रहा होता है सेल के डिवीजन के लिए। जो जो जरूरी चीजें होती हैं वो सारे चीजों को जुटा रहा होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमको अगर कोई भी चीज बनाना होता है, खाना ही बनाना होता है, तो खाना बनाने के लिए खाना बनाने से पहले जो भी जरूरी चीजें होती हैं उनको हम जुटाते हैं। उसी तरीके से सेल डिवीजन के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं उनको क्या कर रहा है, सेल प्रिपेयर कर रहा है, उसका सिंथेसिस कर रहा है। उसके बाद से जब सारी चीजें आ गई उसके बाद वो डिवीजन फेज में जाता है। ठीक है, तो जो माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोटिक फेज होता है, वो एक्चुअल सेल डिवीजन कहा जाता है क्योंकि सेल जो एक्चुअली यहीं पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी सेल के जो ऑल सेल कंपोनेंट होते हैं उनका वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें सब फेजेस पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये सारे जो फेज होते हैं सेल डिवीजन के, इसमें सेल जो कंपोनेंट जैसे क्रोमोसोमल मटेरियल हैं इनका कंडेंसेशन होता है, डीकंडेंसेशन होता है। फिर ये
स्पिंडल फाइबर से अटैच होती हैं, सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे जब हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें दिखाया जाता है कि जो सेल की कंपोनेंट है पहले तो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, फिर लास्ट में जो कि टीलोफेज वाले कंडीशन में फिर से जो सेल होते हैं वो फिर से जो सेल के कंपोनेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं, फिर से जैसे थे प्रोफेज में, प्रोफेज के स्टार्टिंग में जैसे थे वैसे ही टीलोफेज के लास्ट में हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। आई बात समझ में। अब हम इंटरफेज और एम फेज पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि जो इंटरफेज में G1, S और G2 फेज पाया जा रहा है, ये G1, S और G2 फेज भी कैसे होते हैं और इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल साइकिल के इवेंट्स में हमने देखा G1, S और G2 फेज। अब G1 सबसे पहला फेज जो होता है, इंटरफेज का सबसे पहला फेज जो होता है वो क्या होता है, G1 फेज होता है। G1 फेज में क्या होता है, सेल ग्रो करता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं इस टाइम पे हो रहे होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो रहे हैं, G1 फेज में हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो रहा है और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। और जो G1 फेज होता है इसे हम और क्या कह सकते हैं, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, देखो ये माइटोसिस यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद क्या शुरू हो रहा है, G1 फेज और S फेज के बीच का जो गैप है उसे हम क्या कह रहे हैं, G1 फेज या गैप 1 फेज कह रहे हैं। तो G1 फेज या गैप 1 फेज जो होता है वो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन S फेज में होता है। फिर हम आगे देखेंगे कि ये जो डीएनए का G1 फेज से जो सेल होता है, G1 फेज से सेल एंट्री करता है आपके S फेज में, ठीक है। S फेज को हम लोग सिंथेसिस फेज कहते हैं क्योंकि इस फेज में जो होता है आपका डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है और डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। जो सेंट्रियोल होता है वो क्या है, वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल जो होता है सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और इसका जो डुप्लीकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बनना ही हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्रोमोजोम्स है, ठीक, क्रोमोजोम्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम्स के आर्म को क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं। और जिस सेंटर से जो क्रोमैटिड्स जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। आई बात समझ में। जिससे ये जुड़ा होता है उसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं और जो आर्म होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये आपके डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्रोमोजोम्स की प्लॉइडी जो है वो क्या है, 2n है और डीएनए का कंटेंट माना कि 2c है। हम मानते हैं क्रोमोजोम जो है 2n है और डीएनए जो है वो क्या है, उसका कंटेंट 2c है, ठीक है। अब इसका जब रेप्लिकेशन होगा S फेज में, S फेज में जब रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, ये जो डीएनए है ये क्या बना लिया, डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि एक और डीएनए का स्ट्रैंड आके इससे जुड़ गया, ठीक है। डीएनए से जो पहला स्ट्रैंड प्रेजेंट था उससे दूसरा स्ट्रैंड भी आके यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। तो ये जो डीएनए इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन इसलिए होता है कि जो पेरेंट से डॉटर सेल में जो डीएनए का कंटेंट जा रहा हो वो कैसा जा रहा हो, जैसा कि पेरेंट सेल में प्रेजेंट था वैसा ही जाए, इस चीज का मेंटेनेंस हम लोग देखते हैं। इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है कि डीएनए में अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपके पेरेंट सेल में था तो जब सेल का पूरा डिवीजन होगा तो यहाँ से सेंट्रोमियर से सेल क्या हो जाता है, एक दूसरे से स्प्लिट हो जाता है, तो डॉटर सेल में भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पहुंचे, ठीक है। यहाँ पे देखो रेप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम्स तो 2n ही रहेगा लेकिन जो डीएनए है वो 2c से क्या हो गया, 4c हो गया। यानी कि S फेज में जो डीएनए पर सेल होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है हमारे इंटरफेज का, ठीक है। S फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, ठीक। यानी कि पूरे सेल डिवीजन के प्रोसेस में जो
डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस फेज में होता है, उसके पहले और उसके बाद नहीं होता है। ठीक, इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेल एस फेज के बाद जो सेल होता है वो G2 फेज में इंटर करता है। जो G2 फेज है उसमें जो बचे हुए ऑर्गेनेल्स हैं, अदर जो अभी तक सिंथेसाइज नहीं हो पाए हैं, अदर ऑर्गेनेल्स सिंथेसाइज जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। फिर यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। माइक्रोट्यूब्यूल का क्या मतलब होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, और स्पिंडल फाइबर जो होता है क्रोमोसोम्स को अटैच करने में मदद करता है। ठीक है, अभी आप उसको आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और जो सेल ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो रहा है G1 फेज में भी, S फेज में भी, और G2 फेज में जो सेल ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होता रहेगा। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो सेल ग्रोथ होता है वो क्या होता है, लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सेल सबसे पहले G1 फेज में कुछ ऑर्गेनेल्स का सिंथेसाइज हुआ, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव था, सेल का ग्रोथ हो रहा था, प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस हुआ। G1 फेज से सेल जो है हमारा पहुंचा S फेज में। S फेज में क्या हुआ, डीएनए जो था उसका रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हुआ। क्रोमोसोम्स जो था, क्रोमोसोम्स की प्लॉइडी नहीं चेंज हुई। अगर क्रोमोसोम्स 2n है तो 2n ही था, लेकिन जो डीएनए कंटेंट पर सेल था वो क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, अब S फेज से जो सेल है डीएनए के सिंथेसिस के बाद G2 फेज में इंटर करेगा। G2 फेज यानी कि लास्ट फेज होता है इंटरफेज का, जो G2 फेज होता है वो लास्ट फेज होता है इंटरफेज का। अब इसी फेज के बाद जो होता है हमारा सेल इंटर कर जाता है आपके मेटाफेज में, ठीक, सॉरी M फेज में इंटर कर जाता है। ठीक है, अब इंटरफेज में इंटरफेज खत्म, यहाँ पे जाके G2 फेज में इंटरफेज खत्म हो गया, अब पहुंचेगा M फेज में। M फेज के भी साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के बारे में हमने बताया। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन कर जाना। ठीक है, अब न्यूक्लियस के डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और एक और फेज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेसेंट फेज या इनएक्टिव फेज। ये क्या होता है, ये जब हमारी सेल जो होती हैं ग्रो कर जाती हैं, मैच्योर कर जाती हैं, जिन्हें फर्दर डिवाइड नहीं होना होता है वो G0 फेज में इंटर कर जाती हैं। वो क्या करती हैं, M फेज को एग्जिट करके G0 फेज में, G1 में जाने के बजाय G0 फेज में चली जाती हैं। और इस फेज में सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा होता है। ठीक है, डिवाइड तभी करेगा जब उसको बॉडी को उस सेल की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि इंजरी के टाइम पे, या सेल डेड कर गया, हाथ के हमारी जो स्किन है वो जल गई, उस कंडीशन में दोबारा हमारे सेल को रिपेयरमेंट की जब जरूरत होती है तो फिर से जो सेल G0 में चला गया है वो वापस कहाँ चला जाता है, G1 फेज में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद से फिर से वो पूरे सेल डिवीजन के प्रोसेस को करने के बाद फिर से वो G0 में चला जाएगा। तो जब तक सेल बॉडी को हमारे उस सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक वो सेल G0 फेज में पड़ा रहता है। हमारे बॉडी की कुछ सेल होती हैं जैसे कि हमारी ब्रेन सेल और हमारी हार्ट सेल, ये जो होती हैं फर्दर कभी डिवाइड नहीं करती हैं, G0 सेल में एंट्री कर जाने के बाद दोबारा फिर डिवाइड नहीं करती हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमको देखने को मिले यहाँ पे कि जो पूरा सेल साइकिल होता है वो इस तरीके से हो रहा है। और सेल साइकिल को अभी मैंने एक बात बताया था कि जो पूरा सेल साइकिल का प्रोसेस होता है वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। अब अंडर जेनेटिक कंट्रोल उसका मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि साइक्लिन प्रोटीन और CDK। ठीक है, ये दोनों मिलके हर एक इवेंट के बाद चेक कर रहे होते हैं कि जो सेल है वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड हुआ है कि नहीं। पहला जो हर एक पॉइंट के बाद जो प्रोटीन होते हैं वो लगे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि जो हमारा सेल है वो सही से डिवाइड हुआ है कि नहीं। यानी कि G1 फेज में क्या चेक करेंगे, G1 से S में जाने से पहले चेक करते हैं सेल का ग्रोथ अच्छे से हुआ है कि नहीं, ये जो ऑर्गेनेल्स है उनका सिंथेसिस अच्छे से हुआ है कि नहीं। फिर S फेज से G2 फेज में एंट्री करने से पहले वो चेक करेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ रहता है तो फिर से सेल को वापस उस फेज में भेज देते हैं, फिर से अच्छे से रेप्लिकेशन करके वो सेल इंटर इसमें करता है। ठीक है, फिर यहाँ से G2 फेज से M फेज में जाने से पहले देखा जाता है कि जो सेल है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिला है कि नहीं मिला है। अगर सेल को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा तो सेल जो है वो फिर से फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं आपके।
सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन फेज। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और डिवाइड करता है कि नहीं करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस इसमें हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सेल का डिवीजन है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जैसा था वैसे ही है, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आई। माइटोसिस के कुछ माइटोसिस जो प्रोसेस होता है उसके सिग्निफिकेंस में हम जानेंगे कि माइटोसिस होता क्यों है। माइटोसिस जो होता है वो मेनली डिप्लॉइड सेल में होता है, लेकिन कुछ जो सेल होते हैं वो हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस करते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन में मैंने बताया था मेल हनी बी और कुछ सब लोअर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपके आगे बताएंगे कि एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है।